हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपके लिए इवैल्यूएट कर रही हूँ, ऑनलाइन इवैल्यूएशन कर रही हूँ। जनरल स्टडीज का ये पेपर है, पेपर कोड है हमारा 4002 और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एचसीएस का पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए ये जो वीडियो है हाईली बेनिफिशियल होगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि एचसीएस 2021 के लिए हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है उसके स्टार्ट होने की डेट है 17 अप्रैल 2021। आप में से जितने लोग भी अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जाने एग्जैक्टली कि उनकी क्या कमियां हैं, उनके ऊपर काम किया जाए, वीडियोस, पीडीएफ, सारी चीजें, बुक्स वगैरह चाहते हैं, तो आप हमारा ये जो नया बैच है इसे आप जरूर ज्वाइन करें अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स के पेपर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं ना, जो हमें लिखकर भेजते हैं, उनको चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से चेक हुआ है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो ज्वाइन करने से पहले तो यहाँ पर देखो, ये आपको फोन नंबर्स दिए गए हैं, ये 9817390373, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है baljeetdhaka.com, उसे आप विजिट करें। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। नया बैच आप जरूर ज्वाइन करें। जनरल स्टडीज का जो सेक्शनल टेस्ट है और इस सेक्शनल टेस्ट में कवर किया गया है आपके लिए इंडियन पॉलिटी और साथ ही इंडिया एंड द वर्ल्ड। सेक्शनल टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली जान सकें कि उनका कौन सा सेक्शन है जो कि कमजोर है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, पूरे सिलेबस के टेस्ट भी हैं, लेकिन सेक्शनल टेस्ट भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है काफी स्ट्रांग होता है, कुछ का जो इंटरनेशनल अफेयर्स है वो स्ट्रांग होता है। ये वाला जो टेस्ट है ये आपका रिलेटेड है टू इंडियन पॉलिटी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, पेपर कोड 4002। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, सभी क्वेश्चंस जो है वो अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक को प्रश्न के अंत में इंगित किया गया है। उत्तर देने से पहले प्रश्न संख्या और भाग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद है समान प्रश्न के भाग का एक साथ उत्तर दिया जाना चाहिए, न कि अन्य प्रश्नों के उत्तर के बीच में। ये वाला जो पोर्शन है इसको जरा ध्यान से पढ़ो, अभी भी स्टूडेंट्स जो है इधर उधर आंसर कर रहे हैं। और उसके बाद है अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में किसी अशुद्धि के होने की दशा में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा, यानी कि फाइनली डिस्क्रिपेंसी होने से जो है इंग्लिश को फाइनल माना जाएगा। आओ देखो, यहाँ पर मैं जैसे कि थोड़ा सा पोर्शन जो है इस पेपर का वो डिस्कस कर रही हूँ। दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में लिखना था, 10 मार्क्स का यहाँ पर आपको लिखना था। उसके बाद आपको और क्या क्या दिया गया है। पार्ट बी में निम्नलिखित के बारे में लिखिए। लोकपाल, देशद्रोह, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, डब्ल्यूटीओ ओके के अंतर्गत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन अंडर क्लॉज अंडर डब्ल्यूटीओ, और एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपको 5 दिए गए थे, ओके 5, और इनमें आपको हर एक जो है वो 40 शब्दों में लिखना था और एक एक नंबर का ये जो है ये क्वेश्चन है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे लंबा आंसर लिखने में दिक्कत होती है, काफी सारे कहते हैं मुझे ये छोटा लिखने में दिक्कत होती है। देखो, पूरा एग्जाम क्लियर करने की स्किल क्या है, कौन सा वो हुनर है जो आपके अंदर चाहिए, यही तो चाहिए कि आप अपना पेपर जो है कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा बहुत होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी जानकारी है, परंतु फाइनली वो जानकारी पेपर पर ट्रांसलेट कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अंदर जो है एक अनुसंधान कीजिए और देखिए कि कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पेपर्स आप कर रहे हैं इनसे यही चीजें जो है आपकी प्लग इन होंगी। नॉलेज का अभाव जो है कम स्टूडेंट्स में होता है, लेकिन उस नॉलेज को पेपर पर कैसे ट्रांसलेट करना है ये स्किल है। यहाँ पर जो पहला पेपर है मैं हिंदी मीडियम का ले रही हूँ, इसमें आपको क्या प्रश्न दिया गया है देखो कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसके विकास का वर्णन कीजिए। 250 वर्ड्स में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखो, पश्चिमी राज व्यवस्था का विकास। उत्तर, पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। 73rd संविधान संशोधन पंचायती राज के संबंधी है। भाग 9 से आर्टिकल 243 क से अ तक अनुसूची 11 में प्रावधान किया गया। यह सारा पोर्शन लिखना बेहद इंपॉर्टेंट था। इसमें 29 विषय शामिल हैं। मुख्य बातें, इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। प्रत्येक स्तर पर इसमें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। राज्य को संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान की व्यवस्था है। ओके, ये इन्होंने लिखा है। अब ये 250 वर्ड्स के भीतर जो है इनको लिखना था, राइट, और इन्होंने केवल इतना ही लिखा है। अच्छा, पंचायती राज पर जो है बहुत सारी कमिटीज वगैरह भी बनी, उन सब के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। तो इस स्टूडेंट को जो है 10 में से केवल 5 नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, और कमेंट भी एग्जामिनर ने क्या दिया है, कुड हैव बीन बेटर। उसके बाद आपको जो है दिया गया था पार्ट बी में लोकपाल। लोकपाल क्या है, ये उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उन पर कार्यवाही करने की इकाई है। 2013 में लोकपाल अधिनियम ने केंद्रों के लिए इसकी व्यवस्था की। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य हेतु ये आवश्यक है। उसके बाद है 23rd, पर्यवेक्षक सरकारें हैं। यूरोपीय देशों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, और यहाँ पर क्लियरली दिया गया है नॉट सफिशिएंट। आपको 40 शब्दों में लिखना, आपने कम लिखा है, तो यहाँ पर इनको केवल आधा नंबर दिया गया है, दिस इज हाफ। ओके, फिर एफटीए का मुक्त व्यापार क्षेत्र, विश्व के 2 राष्ट्रों के बीच व्यापार को उदार बनाने के लिए इसमें आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, और ये सारा इन्होंने लिखा है। इनका ये भी, इसमें भी आधा नंबर मिला, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ नहीं लिखा है। अब ये एक हिंदी मीडियम का पेपर था और एक एवरेज से स्टूडेंट का पेपर आपके लिए लिया गया। ओके, एवरेज से स्टूडेंट का पेपर आपके लिए लिया गया। जो फीडबैक आपको दिया जा रहा है, 40 शब्द मांग रहे हैं तो 40 शब्दों में ही लिखने की कोशिश करें। देखो, मुश्किल से 10 एक शब्दों में अगर आप आंसर खत्म करेंगे तो आपको नंबर तो कम ही मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम के 2 पेपर्स देखते हैं, फिर हम मॉडल आंसर्स भी देखेंगे कि आपको क्या लिखना चाहिए था। यहाँ पर देखो, इस स्टूडेंट को 10 में से 7 नंबर मिले हैं। बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच 3-tier system of local government in villages was envisaged. Evolution of Panchayati Raj system. This system at village level in India was prevailed in ancient time. ये was incorrect है. It prevailed in ancient times also, where village panchayat had extensive power of administration and judgment for village people. During British India के टाइम में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने वहां से स्टार्ट किया। ही इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट एट लोकल लेवल्स फॉर रेवेन्यू मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, तो एग्जामिनर ने इसको सर्कल किया। In Government of India Act 1935, local government matter was shifted under jurisdiction of provincial government. After independence, a number of committees were formed for Panchayati Raj सिस्टम एवोल्यूशन एट विलेज लेवल। वो कौन कौन सी है? बलवंत राय मेहता कमेटी, आप सबने सुना होगा, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। In 1992, 73rd Constitution Amendment Act was passed and 3-tier Panchayati Raj system was introduced in India. After this, within 2 to 3 years, most of the states introduced their own laws for Panchayati Raj system. ये इन्होंने लिखा है, काफी सारी चीजें इन्होंने मोटी मोटी जो है वो कवर कर दी हैं, तो इनको 10 में से 7 नंबर, गुड वर्क। अगले पेपर पर चलो। लोकपाल क्या है? इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एन ओम्बड्समैन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड इंक्वायर्स इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स। इन इंडिया, लोकपाल एक्ट 2013 provided for establishment of the statutory body at center level. तो ये था हमारा लोकपाल का। ओके, और इनको यहाँ पर 1 में से 1 नंबर मिला। उसके बाद नंबर 3 इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में इनको मिले हैं 0.75 मार्क्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिख रहे हैं, तो इट इज प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट if he is satisfied that a situation has arisen due to which financial stability of India is threatened. It causes extension of union executive authority over the financial matters of the state. अच्छा, ये कभी भारत में लगाई गई है कि नहीं, वो भी लिख देते तो अच्छा होता। फिर है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर WTO. It is a status given by one country to another with respect to international trade in which status given country gives, ये क्लियर नहीं है, all sorts of trade benefits to the MFN nation. यहाँ पे आधा नंबर। लास्ट वाला था आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट।
A trade agreement between two countries in which there are reduced or eliminated custom tariffs and non-tariff barriers on trade taking place between them. In this way, FTA partners get easier market access to one another. Okay? तो ये था जो इन्होंने लिखा है. मैं यहाँ पर आपके साथ अभी आंसर्स ही दिखा रही हूँ दूसरे स्टूडेंट्स ने कैसे लिखा है, फिर हम चलेंगे आपके आगे जो मॉडल आंसर है उन पर. एक और पेपर देख लो, ये यहाँ पर देखिए आप. पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. पंचायती राज is not a new concept to India. From very ancient time, panchayats existed to handle various issues like tax, distribution, land disputes, etc. Gandhiji also held the opinion of empowerment of panchayats. It included under Article 40 of Directive Principles. Post-independence, various committees were appointed as Balwant Rai Mehta Committee in 1957. Under this committee in 1959, Panchayati Raj was established in Nagaur, Rajasthan. Under this three-tier system was recommended. After this Ashok Mehta Committee in 1977, it recommended a two-tier system. Then G.V.K. Rao Committee in 1985, then L.M. Singhvi Committee in 1986 recommended constitutional status of Panchayati Raj institutions. Lastly, in 1991, a bill was incorrect word, and bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and came into force on 24th April 1993. Panchayati Raj institution promotes democratic representation and leads to effective and efficient planning, and noble idea of taking the government of a country into the hands of grassroots level is praiseworthy. इनका इंग्लिश मीडियम में आया हुआ एक बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है. मैं एग्जामिनर होती इन्होंने इसको 7 नंबर दिए, मैं इनको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देती. ये थे कुछ पेपर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए. आगे आ जाओ, इनके शॉर्ट आंसर्स भी देखो. लोकपाल is a multi-member body. It consists of one chairperson and maximum 8 members. It is constituted under Lokpal and Lokayukt Act 2013. Recently, PC Ghosh is appointed as chairman, who is former judge of the Supreme Court by President. They perform the function of an ombudsman and inquire into allegations of corruption against public functionaries. 4 अलग-अलग इन्होंने पॉइंट लिखे और इनके 1 में से 1 मार्क आया है. सेडिशन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था सेडिशन क्या है. देशद्रोह है भाई ये. सेक्शन 124A of IPC defines a sedition as an offense committed when any person uses words, actions that are intended to encourage people to act against a government. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1870 में by the British government. बाल गंगाधर तिलक was first to be prosecuted in 1897. Sedition is a non-bailable, cognizable offense and triable by court of session. It is to maintain the sovereignty and integrity of India. ये है हमारा sedition का definition. फिर हम आ जाते हैं financial emergency पर. Financial emergency under Article 360 can be proclaimed by President when he is satisfied that financial stability or credit of India is threatened. It empowers the Union government to take control over state government on every financial matter. It can be continued indefinitely without repeated legislative approval until now no financial emergency has been imposed. Very good. फिर है most favored nation clause. It is level of treatment given by one country to another with respect to international trade. There are some advantages of MFN title such as these nations will get access to a wider market for better trade. They pay a lesser cost on their export due to reduction in trade barriers. In 2019, India revoked MFN status given to Pakistan. Okay. फिर free trade agreement. It is defined as agreement between two or more countries where countries agree on certain obligations that affect trade in goods and services. It leads to elimination and reduction of tariffs and also encourages investment. India has free trade agreement with Afghanistan, Bangladesh, etc. तो ये थे कुछ पेपर्स जो आपके साथ शेयर किए. लिखना प्रैक्टिस जरूर करें. लिखना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत है बिकॉज सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा. आगे चलो मॉडल आंसर्स पर आ जाएंगे हम. एक बार ये भी देख लेते हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया के बारे में. ये वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स है. इसको 8 मार्क्स मिले हैं. तो देखो
It is an age-old practice in India, and we get mentions of republics in Vaji, Mal, Koshala, Panchala kingdom in Janapada times. उसके बाद है mentions of sabha samiti and vidhata in tribal or communities are also evident in Vedic times. देखो पॉलिटी का मतलब सिर्फ पॉलिटी नहीं होगा, पॉलिटी में हिस्ट्री भी तो आ गई। अगर आप याद करें ऋग्वेदिक टाइम्स वगैरह, वहां पर जो है किस तरह से ये चीजें दी होती थी कि पहले महिलाएं भी जो है वो सदस्य हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने लगी। In British times, Lord Mayo, Ripon, efforts to decentralize the governance were made. After independence in India, the Gandhian model of Swaraj was visualized by establishing first Panchayat at Nagaur in Rajasthan on 2nd October 1959 by Jawaharlal Nehru to provide the constitutional status to Panchayati Raj system. To realize the true potential of Panchayati Raj system, a number of committees were formed. Committees कौन-कौन सी हैं सारी इन्होंने मेंशन की। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राय कमेटी, हनुमंथा कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, गडगिल कमेटी तक इन्होंने सारा जो है मेंशन किया। All these committees reported and recommended the constitutional status to be conferred to Panchayati Raj system, 3-tier PRS, except Ashok Mehta Committee. Timely conducting of Panchayat elections, free and fair elections in PRS and establishment of state election commissions. ये जो स्टूडेंट है इसने बहुत अच्छा लिखा है, पर अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाए। आगे देखो। The parliament, it passed the 73rd constitutional amendments to confer the constitutional status to the Panchayati Raj system. It got presidential assent on 24th April 1993. All states have to pass the Panchayati Raj system in their respective legislature, which is 1 year from 24th April 1993 to bring uniformity across the states. Okay, इनके मैं शॉर्ट आंसर्स नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स है जो हमें मिला है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब मैं मॉडल आंसर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले का है। The village panchayat is a system of administration. It began in the British days as their offer to satisfy the demands for local autonomy. They opened up the governance to the lowest levels to the citizens. The Constitution of India in Article 40, ये बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें भी जो आर्टिकल 40 है वो क्लियरली कहता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड गिव देम सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो कुछ भी दिया गया है उसी को तो अचीव करने के लिए सरकारों को काम करना है। Later, the conceptualization of the system of local government in India took place through the formation and effort of 4 important committees. ये 4 important committees कब से कब तक बनी? 1957 से 1986 तक। बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने ब्रीफली मेंशन किया है कि कमिटीज ने क्या कहा। Originally appointed by the government in India to examine the working of 2 earlier programs, the committee submitted its report in November 1957, in which the term democratic decentralization first appeared. फिर अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी। ईयर्स नहीं पता है तो मेंशन करके गड़बड़ मत कर देना। आगे देखो, though the 64th constitutional amendment bill was introduced in the Lok Sabha in 1989 itself, Rajya Sabha opposed it. It was only during the Narasimha Rao government's term that the idea finally became a reality in the form of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. ये सारे वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके आंसर का हिस्सा होना चाहिए। ओके, ये सारे 1992 Panchayati Raj system under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992. The Acts of 1992 added 2 new parts, which are these to the Constitution. It also added 2 new schedules, 11th and 12th, which contains the list of functional items of panchayats and municipalities. It provides a 3-tier system of Panchayati Raj in every state, village, intermediate and district levels. ये था हमारा आंसर जो आपको लिख कर देना था, और ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें इसका विकास ही तो बताना था, और विकास इस तरह से हुआ है, विकास इस तरह से हुआ है। आगे आ जाओ, देखिए शॉर्ट आंसर्स आपने कैसे लिखे हैं। लोकपाल क्या है? लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी एंड बॉडी ऑफ ओम्बड्समैन
who represent the public interest in the Republic of India. It has the jurisdiction over the central government to inquire into allegations of corruption against the public functionaries and for matters related to corruption. यही तो हुआ था, सारा लोकपाल जो आंदोलन था वो यही तो था. आपके आंसर में ये शब्द होने बहुत जरूरी है. एंटी करप्शन अथॉरिटी है, ओम्बर्ड्समैन है, ओके, ये सारा जो है उसके अंदर लिखा होना जरूरी था. उसमें कितने सदस्य वगैरह हैं वो भी लिख देते तो अच्छा होता. सेडिशन, सेडिशन जो है ये सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में है. एक चीज और देखी गई है कि जहां आपको सेक्शन लिखना है वहां आप आर्टिकल लिख देते हैं, जहां आर्टिकल लिखना होता है वहां सेक्शन लिख देते हैं. ध्यान दीजिए, आईपीसी में सेक्शंस हैं. The section 124A of IPC deals with sedition. It states whoever by words or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or disaffection towards the government established by law in India shall be punished. ये देशद्रोह का था. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? अगर भारत का जो राष्ट्रपति है उसको लगता है कि भारत की आर्थिक हालत खराब है तो लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी. If the President of India is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of the territory is threatened, ये डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी. कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 360 के तहत. ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर WTO. मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज जो है इट रिक्वायर्स अ कंट्री टू प्रोवाइड एनी कंसेशन, प्रिविलेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड टू वन नेशन इन अ ट्रेड अग्रीमेंट टू ऑल अदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज. Although its name implies favoritism towards another nation, it denotes the equal treatment for all countries. फिर एफटीए है. एफटीए है आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ये ट्रीटी है, बायलैटरल है या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ it forms a free trade area between the cooperating states. There are two types of trade agreements. एक है हमारा bilateral और दूसरा जो है हमारा वो है multilateral. ओके, ये कुछ मॉडल आंसर्स जो आपके साथ शेयर किए गए ताकि आप जान सके एग्जैक्टली आपको क्या लिखना था. कुछ आंसर्स जो बहुत अच्छे लिखे हुए थे, कुछ आंसर्स जो एवरेज लिखे हुए थे, वो सब आपके साथ शेयर किए गए ताकि आपको एक आइडिया मिले. लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लिखिए, तभी आपको प्रैक्टिस होगी. लिखने से पहले प्लान करो, ठीक है? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी. टिल देन बाय बाय.